शहरनामा.com में आज हम कोना मश्क सहाफ़ी उबैदुल्लाह नासिर साहब का खैर मक़दम करते हैं। उबैदुल्लाह नासिर साहब सहाफ़ियों की उस खेप से हैं जो अब उनका होती जा रही हैं। उन्होंने ज़िंदगी भर सच्ची सहाफ़त की, मेहनत और लगन से काम लिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने गैर जानिबदाराना सहाफ़त के जो उसूल थे उनकी पासदारी की। आज हम उनसे हिंदुस्तान की सियासत, बिलखुसूस रियासत उत्तर प्रदेश की सियासत पर गुफ्तगू करेंगे और ये दरियाफ़्त करेंगे कि सियासत और सियासी पार्टियां हमको या मुल्क को या रियासत को कहाँ ले जा रही हैं। उबैदुल्लाह नासिर साहब, आपका खैर मक़दम है शहरनामा.com में। हम आपसे ये पूछेंगे कि मुल्क की जो सियासी फ़िज़ा है वो किधर है, कैसी है और हवा कैसी चल रही है, और ये हमको और मुल्क को और समाज को कहाँ ले जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको इस नए पोर्टल की मुबारकबाद देता हूँ और इस बात के लिए भी ख़ास करके आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने पहले एडिशन में ही मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए हुसैन भाई, जहाँ तक हिंदुस्तान की सियासत की बात है, हिंदुस्तान की सियासत दो रुखों पर रही है। एक वो जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने, उन लोगों ने जो इस मुल्क को आज़ाद कराया, उन लोगों ने जो इस मुल्क का आइन मुरतब किया, उन लोगों ने जो इस मुल्क को एक समत देनी चाहिए, एक रुझान वो है जिसे आप कह सकते हैं कि गांधी का हिंदुस्तान, नेहरू का हिंदुस्तान, डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदुस्तान, मौलाना आज़ाद का हिंदुस्तान। बदनसीबी से मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ा है कि पिछले कुछ वर्षों से हिंदुस्तानी सियासत का ये रुख तब्दील होता जा रहा है। अब भले नाम गांधी जी का लिया जा रहा हो, भले आइन की पासदारी की हलफ भी ली जा रही हो, भले डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिया जा रहा हो और मुजाहिदीन आज़ादी का नाम लिया जा रहा हो, लेकिन मुल्क की सियासत को जो रुख दिया जा रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक और संगीन होता चला जा रहा है। और मुल्क एक तरीके से बिल्कुल साफ तरीके से आपको देखा है कि एक दोराहे पर खड़ा हो गया है आकर कि एक रास्ता आपको गांधी जी की तरफ ले जा रहा है, दूसरा रास्ता आपको गोलवालकर या गौडसे की तरफ ले जा रहा है। इस संगीन सूरत हाल में जो मुल्क के माहौल में काफ़ी तब्दीली आ गई है, ये बड़ी तशवीश की बात है। हालांकि ऐसा नहीं है। आप याद कीजिए 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, 2014 वाला, उसमें भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को बहुत ज़बरदस्त मैंडेट मिला था, बहुत ज़बरदस्त उनको। और शायद 30 साल के बाद ऐसा हुआ था कि जब एक पार्टी की मुस्तहकम हुकूमत बनी थी, लेकिन उनको वोट परसेंटेज क्या मिला था? 30%, 31%, यानी 69% लोगों ने उस ज़माने में भी, जब ये एकदम उबाल पे आया हुआ था ये माहौल, तब भी 70-69% लोगों ने उस सियासत को रिजेक्ट कर दिया था। और यही हमारे लिए और उन लोगों के लिए जो आइन पर एतमाद रखते हैं, जो आइन को सिर्फ एक अल्फाज नहीं बल्कि उसमें एक रूह भी समझते हैं कि उसमें एक आत्मा भी है, उसकी एक रूह भी है, उन लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि ये 69% लोग मुल्क को ज़्यादा तबाह होने से बचाएंगे और आगे आकर मुल्क को गांधी जी के रास्ते पर ही ले चलने की कोशिश करेंगे। ये हमें पूरी उम्मीद है। ये आप क्या समझते हैं कि ये सब किस तरह से हुआ? ये जो मौजूदा सियासत है, इसका ये जो रुख है, इसका धारा जो है, ये किस तरह से तब्दील हुआ? क्या जो बहुत दिनों से कोशिशें थीं कि मुल्क को गोडसे और गोलवालकर के रास्ते पर ले जाया जाए, वो कामयाब हुई? और समाज में इस तरह के ये जो असरात मुरतब हुए, ये किस तरह से हुए और इसका ख़ात्मा किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, एक चीज़ की तो मैं तारीफ़ करूँगा, और मैं क्या, हर ईमानदार आदमी तारीफ़ करेगा कि 1925 में जब आरएसएस कायम हुई थी और उसने अपना मकसद बिल्कुल क्लियर कर दिया था, किसी से ढका छुपा नहीं था। उसके बाद से वो अपनी कोशिशें जारी रखती रही, लेकिन हिंदुस्तान के अवाम ने कभी उसे दरख्वार इतना नहीं समझा, उसे कभी अहमियत नहीं दी। उस तब के बावजूद, मुसलसल नाकामियों के बावजूद, आरएसएस अपने मिशन पर लगी रही, अपना काम करती रही। उसने हर सियासी मौके का फ़ायदा उठाया, हर सियासी मौके से अपने को आगे बढ़ाया, अपने को मजबूत किया और जहाँ तक हो सका अपने लोगों को अहम जगहों पर की पोस्ट पर लगाने की कोशिश की। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उनकी कोशिशें हमेशा से जारी रही। ये एक बड़ी बात थी जिसकी भले वो एक निगेटिव बात रही हो, लेकिन एक काबिल तारीफ बात ये थी कि वो एक मिशन के जज्बे के तहत, एक पूरी ईमानदारी के साथ अपने जज्बे के तहत लगे रहे। उसके बाद सेकुलर पार्टियों ने भी इस मामले में बहुत ऐसा किरदार अदा किया। उनका हम अगर उसको गिनाने बैठे तो एक बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन सेकुलर पार्टियों ने पाए हम इतनी गलतियाँ की, मुसलसल इतनी गलतियाँ की, कदम कदम पर इतनी गलतियाँ की, इसका फ़ायदा आरएसएस उठाती रही, बहुत आराम से उठाती रही। और उसके बाद फिर 2009 का इलेक्शन आया, उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सब बिल्कुल आप सबके सामने है, उसमें कोई बहुत कुछ बताने की बात नहीं है।
कि बहुत अच्छा काम करने के बावजूद भी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जो थी वो बदनाम हो गई और उसका फ़ायदा पूरी तौर से बीजेपी ने उठाया और मुल्क में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जो बिल्कुल एक पोलराइज हिंदुस्तान बन गया था। अभी कल ही या परसों ही बहुत सीनियर सहाफ़ी हम सब लोगों के एक आइडियल टाइप के रहे हैं और जो बीजेपी के भी लीडर रहे हैं, अटल जी की कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे, शौरी शौरी जी ने एक पोस्ट डाली थी। इसमें उन्होंने बहुत ही साफ इस बात को लिखा था कि मोदी जी को वोट देने वाले 99% लोग मुसलमानों के एंटी मुस्लिम थे और ये एंटी मुस्लिम लोग आज भी मोदी जी को ही वोट देंगे भले हिंदुस्तान किसी भी हालत में खड़ा हो जाए। तो अब ये माहौल है कि कुछ भी हो जाए हम एक रोटी खाएंगे हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, वो ऐसे लोग हैं वो ला रहे हैं, लेकिन ये कि बहरहाल जो असल मसाइल हैं, रोज़ी रोटी का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, मुल्क की गिरती हुई मीशत का मसला है, मुल्क की मीशत की क्या तबाही आ गई है ये देखना है, नोटबंदी ने इस मुल्क को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, जीएसटी ने क्या किया, उसके अलावा आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी देख लीजिए। अभी होम मिनिस्ट्री से और इंटरनेशनल टेररिस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन उसने एक डाटा दिया है जिसने दिखाया है कि गुज़श्ता 5 सालों के अंदर अंदर हिंदुस्तान में किस कदर इनसिक्योरिटी का माहौल रहा है। बैरूनी सिक्योरिटी मतलब पाकिस्तान से जो दहशत गर्दाना हमले रहे उनमें कितना इजाफा हुआ है, मेरे पास उसका डाटा मौजूद है। अब अभी मौका देंगे तो हम आपको बता भी सकते हैं कि कितनी तब्दीली, कैसा माहौल था 2014 में कश्मीर का या पाकिस्तान के ताल्लुक से क्या माहौल था और आज क्या माहौल है। इसका पूरा एक डाटा मौजूद है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, लोगों ने देखा भी होगा इसको। अच्छा उवैस साहब, ये बताइए कि ये जो माहौल वतन अज़ीज़ में मुरतब हो रहे हैं, असरात मुरतब हो रहे हैं, ये इसमें क्या बहुत बड़ा रोल चैनलों का है और उनका जो तरीक़ाकार है और सहाफ़त का क्या उसका असर पड़ रहा है समाज पर? सिर्फ एक बात कहूँ कि बहुत ही शर्मनाक रवैया है, बहुत ही शर्मनाक रवैया है। और उसकी वजह देखिए कि हिंदुस्तान की सहाफ़त को आज इंटरनेशनल रैंकिंग कहाँ पहुँच गई। 150 की रैंकिंग में हम 138वें नंबर पर हैं। किस बुरी हालत में हम पारी जो चैनल्स ने हमको कहाँ पे पहुँचा दिया है। प्रिंट मीडिया का भी रवैया बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल कुछ ना कुछ प्रिंट मीडिया में थोड़ा बहुत कभी ना कभी कुछ सही बातें आ जाती हैं, खासकर अंग्रेजी मीडिया तो बहरहाल थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन चैनलों ने तो कमाल कर रखा है, जैसे उनको लगता है कि इस मुल्क को तोड़ने की, इस मुल्क में फिरका वाराना फसाद कराने की, इस मुल्क को खाना जंगी में ढकेलने की जैसे सुपारी मिली हुई है। उनको तो यही लगता है कि उनको सुपारी मिल चुकी है इस बात के लिए। तो इस ऐसे पुराशोभ दौर में भी सोशल मीडिया एक सहारा है ऐसे लोगों का कि जो लिख नहीं कहीं सकते थे और कहीं किसी चैनल पर जा नहीं सकते थे। आप समझते हैं कि सोशल मीडिया से कुछ माहौल बदल सकता है? सोशल मीडिया ने बहुत माहौल बदला है। सोशल मीडिया के लिए तो मैं यही कहता हूँ कि वो बुढ़े की लाठी है। अगर सोशल मीडिया ना होती तो पता नहीं क्या हो गया होता इस मुल्क के अंदर। ऐसा है कि सोशल मीडिया में वो लोग भी हावी है, फिर परस्त तनासिर भी सोशल में बहुत हावी रहे और 2014 में उन्होंने इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। ऐसा लगता था कि जैसे सोशल मीडिया पूरी तौर से उन्हीं के हाथ में चली गई है, लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने करवट ली, लोग खड़े हुए, ईमानदारी से खड़े हुए, पूरी ताकत से खड़े हुए, पूरी हिम्मत और उसके साथ खड़े हुए। और आज हालत ये है कि ईमानदारी की बात यह है कि सोशल मीडिया ने फिरका परस्त तनासिर को दबा के रख दिया है। एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ हुसैन भाई कि ये सोशल मीडिया और ये सिविल सोसाइटी ना होती तो 2 साल 2.5 साल पहले तक ये माहौल था कि बड़े से बड़े जुल्म के खिलाफ, बड़ी से बड़ी ज्यादती के खिलाफ, बड़ी से बड़ी लाकानूनी के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। अंधाधुन फिरका परस्ती के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। लड़के बाहर निकलते थे, मारे पीटे जाते थे, कोई उनके लिए खड़ा नहीं होने वाला था। लेकिन ये जो आपको याद होगा तो ईद के दिन काली पट्टी बांध कर वो एहतजाज करने का एक मूवमेंट चला, और उसके बाद एक दूसरा मूवमेंट चला कि नॉट एट माई नेम। इन मूवमेंट, ये जो सिविल सोसाइटी के जो मूवमेंट्स थे, इनको जो सोशल मीडिया ने उठाया, इसकी वजह से एकदम से आवाम में जागरूकता पैदा हुई। और आज हालत ये है कि फ़िरका परस्त अनासिर को सेकुलर अनासिर ने सोशल मीडिया में कम से कम दबा के रख दिया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और सोशल मीडिया की बहुत बड़ा यूज़ है। अच्छा, ये फरमाइए कि उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो इन्हें ये कहा जाता है आमतौर से कि हिंदुस्तान का जो वज़ीर आज़म होगा वो उत्तर प्रदेश से ही होकर जाएगा। तो मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश की सियासत के क्या रंग ढंग हैं, और ये जो गठबंधन हुआ है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में, जिसमें कांग्रेस को दूर रखा गया हैगा, तो ये आपके नज़रिए से ये क्या होना चाहिए और क्या होगा? बात सही देखिए, चूँकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा MP भेजता है, 80 MP हमारे यहाँ से जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो रियासत 80 MP भेजेगी उसका हिंदुस्तान की सियासत पर ज़्यादा असर होगा। ये बात तो सही है।
और इसीलिए उत्तर प्रदेश से ज़्यादा तवज्जो भी दी जा रही है। जहाँ तक गठबंधन का ताल्लुक है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हो गया है, लेकिन उस गठबंधन में भी अजीब अजीब बातें सामने आ रही हैं। सीटों को बंटवारे को लेकर आज भी ये बात चल रही थी कि बड़ी होशियारी से मायावती ने कुछ सीटें जो जिनकी वो समझती थी ये जीतने वाली नहीं है, जहाँ दूसरी पार्टी मजबूत थी, उन्होंने अखिलेश को दे दिया है। खास अर्बन सीटें वो अखिलेश को दे दिया, जहाँ पर जाहिर सी बात है कि अर्बन सीटों पे बीजेपी का ज़्यादा असर रहकर दिखाई रहा, हमेशा से रहा है, कोई नई बात नहीं है। और अच्छी अच्छी विनेबल सीटें ज़्यादा खुद ले लिए, तो इसमें ईमानदारी का फैक्टर दिखाई देता है। एक बात, दूसरी बात ये कि खुद मुलायम सिंह यादव दिल से इस गठबंधन के मुखालिफ हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि टिकट देने का हक तो अखिलेश को है, लेकिन उनको उनके नाम काट देने का अधिकार मेरे पास। या इससे पहले पार्लियामेंट में उन्होंने क्या कह दिया, अब वो लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी उसमें कह दिया, किसी मतलब रवी में कह गए या उनके दिल की बात, लेकिन जी की बहरहाल एक मैसेज तो चला गया। तो और उसके बाद फिर अखिलेश उसका शिवपाल जी का भी फैक्टर है। भाई आप भी जानते हैं, आप बहुत सीनियर साफी रहे हैं, आप जानते हैं, आपने बहुत तरीके देखा है कि समाजवादी पार्टी में कैडर को देखने का काम, कैडर को हैंडल करने का काम कैडर से वो सिर्फ शिवपाल करते थे। कैडर का जाहिर सी बात मुलायम सिंह यादव नेशनल पॉलिटिक्स करते थे, वो ऊपर के लेवल की पॉलिटिक्स करते थे, और निचली सतह की पूरी पॉलिटिक्स थी, और कैडर का सारा जिम्मेदारी जो थी वो शिवपाल देखते थे। और शिवपाल ने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ भी कैडर्स को संभाल के रखा था। शिवपाल का अलग हो जाना भी एक बड़ा फैक्टर बन गया है। तो क्या आप ये समझते हैं कि इतनी जो ये बाहमी चकलिश है सियासी पार्टियों में, तो इसका असर सेकुलर वोटों पर पड़ेगा और इसमें फिर वही फ़िरका परस्त पार्टियां जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार आ सकती हैं? देखिए, फिर पैसा मैंने कहा ना कि मतलब इसमें अब वो ठीक है, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन बहरहाल कांग्रेस एक फैक्टर है। अपने कांग्रेस को बिल्कुल वो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, जबकि अभी 3 रियासतों में कांग्रेस जीत कर आई है, उससे उसके वर्कर्स का मॉरल बढ़ा है, वो एक ज़बरदस्त पोजीशन में आ गई है। और आप किसी भी मतलब गैर जानिबदार सहाफ़ी से, गैर जानिबदार सियासी मुबस्सिर से आप बात कीजिए तो वो कहता है कि हाँ, कांग्रेस कम से कम 2 डबल डिजिट में अपनी सीटें निकालेगी। आपने कांग्रेस को बिल्कुल अलग कर दिया। अब कांग्रेस एक फैक्टर बन रही है। कांग्रेस तो 3 रियासतें जीतने के बाद और 5 रियासतों में बीजेपी को हराने के बाद, बात ये नहीं थी कि कांग्रेस ने सिर्फ 3 रियासतें जीती, बात यह कि उसने बीजेपी को 5 रियासतों में हराया। तो 5 रियासतों में हराने के बाद बीजेपी को कांग्रेस से एक बड़ा फैक्टर बन गई। जीती वो भले मध्य प्रदेश में, जीती भले वो राजस्थान में, जीती भले वो छत्तीसगढ़, लेकिन ये सब पड़ोसी रियासतें तो हैं, सबकी सरहदें यूपी से मिलती हैं, उनकी सियासत का असर क्या यूपी पे नहीं पड़ा होगा। तो कांग्रेस एक फैक्टर बनी, आपने कांग्रेस को अलग कर दिया। अब कांग्रेस ने भी एक ट्रम्प कार्ड खेला प्रियंका जी का। अब बहरहाल प्रियंका की एक अट्रैक्शन है, उसकी बातों का एक असर है, उसका एक मीडिया क्रेज़ है, उसका अवाम में उसकी एक इमेज है, तो उसका बेनिफिट भी कांग्रेस को मिलेगा। तो कांग्रेस को बेनिफिट मिलेगा, इनको बेनिफिट मिलेगा, और दोनों आपस में लड़ जाएंगे, वोट बैंक दोनों का एक। तो जब ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे तो इसका फ़ायदा नेचुरली बीच में उठा सकती है। उबैदुल्लाह नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज़हमत की और हमको वक्त दिया, अपने कीमती वक्त से आपने मौका निकाल कर यहाँ ज़हमत फरमाई। हम इंशाअल्लाह आपको ज़हमत देते रहेंगे और उम्मीद है कि एक मामूली सी हम लोगों की कोशिश है जिसमें आप हमारी सरपरस्ती करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, इसमें हमारी तो हम सब लोगों का एक जिहाद है जिसमें हम सब लोग शामिल हैं। आपको बहुत शुक्रिया।